प्यारे बच्चों, आज हम ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन करेंगे। ये क्लास 9th के चैप्टर 8 मोशन का है, जिसमें हमें ग्राफी विधि से गति के 3 समीकरणों का निगमन करना होता है। जैसे कि हम जानते हैं गति के 3 समीकरण हैं v = u + at, s = ut + हाफ at² और v² = u² + 2as। आज मैं आपको बताऊंगी कि ग्राफ की सहायता से हम इन समीकरणों को कैसे प्राप्त करते हैं, क्योंकि बहुत सारे आंकिक प्रश्नों को हल करते समय हम इन समीकरणों का यूज करते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि समीकरण प्राप्त कैसे होते हैं, आए कैसे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक बहुत आसान सा ग्राफ समझेंगे। ठीक है, तो इस ग्राफ में हमारा जो एक्स एक्सिस है वह टाइम को दिखा रहा है और जो वाई एक्सिस है वह वेलोसिटी को दिखा रहा है। ठीक है, वेलोसिटी v को दिखा रहा है और ये टाइम t को दिखा रहा है। तो ये समय अक्ष है और यह वेग का अक्ष है। ठीक है, और ये हमारा निर्देश बिंदु है O, जिसके निर्देशांक 0, 0 होते हैं। निर्देश बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ से हम किसी वस्तु की गति की सापेक्षता के बारे में बताते हैं कि यह निर्देश बिंदु वह बिंदु है जहाँ से हम किसी वस्तु की गति के विषय में बताएंगे कि मूल बिंदु से या निर्देश बिंदु से प्रारंभिक समय में वस्तु कहाँ पर थी। तो माना प्रारंभिक जब टाइम t = 0 था तो वस्तु का प्रारंभिक वेग u था। ठीक है, u पे थी। उसके बाद एक समान त्वरण से जो वस्तु गति करती है एक समान त्वरण से, तो वह पहुंच जाती है, यह प्रारंभिक बिंदु B है और अंतिम बिंदु A है। ठीक है, और यहाँ पर पहुंच जाती है। तो ये ग्राफ है हमारा वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ का वस्तु की प्रारंभिक गति जिस समय t = 0 है उस समय उसका प्रारंभिक वेग u है B बिंदु पर, और फिर वस्तु एक समान त्वरण से A तक पहुंचती है। तो अब हमें गति के समीकरणों का निगमन करना है। तो इसके बाद t = 0 समय है और जब वस्तु A पर पहुंचती है तो यहाँ पर समय t है। ठीक है, t समय के पश्चात वस्तु A पर पहुंचती है और त्वरण एक समान है। तो एक समान त्वरण के लिए हम गति के तीनों समीकरणों का निगमन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा इस बिंदु को E बिंदु मान लेते हैं, इसको C बिंदु मान लेते हैं। तो पहला समीकरण जो है वो कहता है कि जो वेग समय ग्राफ का ढाल होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, वेग समय ग्राफ का ढाल जो होता है वो वस्तु के त्वरण को व्यक्त करता है, त्वरण को व्यक्त करता है। ठीक है, वेग समय ग्राफ वस्तु के त्वरण को व्यक्त करता है। त्वरण वैसे वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल भी होता है, लेकिन ग्राफ में अगर हम त्वरण के बारे में बताने जाएं तो जो वेग समय ग्राफ का ढाल होता है जो BA है वह वस्तु के त्वरण को व्यक्त करता है। तो त्वरण जिसको हम A से निरूपित करते हैं, A बराबर वेग समय ग्राफ का ढाल, वेग समय ग्राफ का ढाल, ढाल मीन्स BA। ठीक है, तो वेग समय ग्राफ जो है उसका ढाल BA, तो BA वेग समय यानी जो ढाल है वो BA है। ठीक है, तो वो बराबर होता है हमारा AC/BC। ठीक है, AC/BC। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो AC है, AC अगर हम AE में से EC को माइनस कर दें तो हमारा AC निकलेगा। यानी कि AC फाइंड आउट कैसे होगा, AE - EC। ठीक है, क्योंकि ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये U है तो ये भी U है, और जो A से लेके E तक का वेग है वो अंतिम वेग V है। ठीक है, तो हमारा AC को हम क्या लिख लेंगे, AE - EC/B BC, यहाँ से यहाँ तक T है, हम इसको OE भी कह सकते हैं, वो भी T है। ठीक है, तो लेकिन हमें यहाँ पर जो ढाल है वो AC/BC होता है, तो AC को हमने लिख लिया AE - CE और
अपॉन बी सी हमारा टी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू सबमिट करेंगे तो ए ई हमारा वी है अंतिम वेग, और ई सी हमारा यू है, और बी से लेके सी तक हमारा टाइम टी है। तो हमारा क्या आ गया, तो हमारा ए आ गया भी माइनस यू अपॉन टी। अगर हम ए टी को इधर ले जाएं तो ए टी इक्वल टू भी माइनस यू, या भी माइनस यू इक्वल टू ए टी, या हम ऐसे भी कह सकते हैं यू को उधर ले जाके भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हमारा गति का प्रथम समीकरण आता है। ठीक है, इसी तरीके से अब हम गति के द्वितीय समीकरण पर जाते हैं। तो गति का द्वितीय समीकरण चली गई दूरी को निरूपित करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें ग्राफ समझना पड़ेगा। इस ग्राफ में जो वेग समय ग्राफ में के नीचे समय अक्ष और वेग समय ग्राफ के ढाल के बीच जितना भी एरिया है, ठीक है, तो ये जो एरिया है पूरा, इसको आप बहुत ध्यान से देखेंगे, ये पूरा एरिया जो होता है वह चली गई दूरी को निरूपित करता है। वेग समय ग्राफ में वेग समय ग्राफ का जो ढाल बी ए है और जो नीचे समय अक्ष है उसके बीच घिरा पूरा क्षेत्रफल वस्तु के द्वारा चली गई दूरी को निरूपित करता है। तो यहीं से हम इस सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु कौन है, गतिमान वस्तु है, वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी होगी वो होगा वेग समय ग्राफ के ढाल व, ठीक है, समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल ये होता है। वेग समय ग्राफ, वस्तु द्वारा चली गई दूरी जो होती है वेग समय ग्राफ के ढाल और समय अक्ष के बीच का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है। तो हमें ये पूरा क्षेत्रफल निकालना होगा पूरा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा। तो आप देख रहे हो कि पूरा क्षेत्रफल एक समलंब ओ ई ए बी को दिखाता है। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, समलंब ए ई ओ बी का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो समलंब है ए ई ओ बी यह दो भागों में बटा है। एक तो आयत है सी ई ओ बी और एक है त्रिभुज ए बी सी, दो, एक त्रिभुज और एक आयत। तो हम इसमें लिखेंगे आयत सी ई ओ बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि समलंब के अंदर दो आकृतियां बनी हैं। तो आयत सी ई ओ बी का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी सी ई इंटू ओ ई, ठीक है, और प्लस त्रिभुज ए बी सी का होता है 1/2 गुणा आधार बी सी इंटू ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई ए सी। तो यहाँ पर हमें पता है कि सी ई क्या है, हमारा प्रारंभिक वेग यू है और ओ ई हमारा टी है, और प्लस हाफ बी सी हमारा जो है वह टी है, और ए सी जो होता है हमारा वह ए टी है। कहाँ से, यहाँ से ए सी ए टी के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर हो गया यू टी प्लस हाफ ए टी, दो हैं तो ए टी स्क्वायर। तो चली गई दूरी एस जो होती है वह चली गई दूरी एस जो होगी हमारी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम गति के द्वितीय समीकरण का निगमन करेंगे। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये ए टी कहाँ से आया ये देखना है। जो ए सी की जगह हमने ए टी रखा वो क्यों रखा, तो इसको समझने के लिए आप देखिए जो त्वरण होता है वह ए सी अपॉन बी सी होता है। तो ए सी को हम ऐसे रहने देते हैं, और हमारा जो त्वरण होता है वेग समय ग्राफ का ढाल होता है ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी को हम ऐसे रहते हैं, बी सी हमारा टाइम टी है, तो यहाँ से ए सी हमारा जो आएगा वह ए टी आ जाएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ से निकाला है। ए सी को हमने यहाँ पे ए सी की जगह ए टी सबमिट किया है। क्यों किया है, क्योंकि जो हमारा ए सी है वह ए टी के बराबर है। ए बराबर ए सी अपॉन बी सी होता है,
और बी सी की जगह हमने टी रखा तो ए सी बराबर ए टी हो गया। ठीक है, ये सबमिट किया हमने तो हमारा गति का द्वितीय समीकरण निकल गया। अब गति के तृतीय समीकरण के लिए हम फिर से उसी ग्राफ को लेंगे। ये मूल बिंदु है, निर्देश बिंदु ओ, ये अंतिम समय है और ये प्रारंभिक वेग है वस्तु का बी पर, और ये हमारे भी को दर्शाता है और ये हमारे टाइम को दर्शाता है। तो वस्तु जो है वो बी से लेके ए तक पहुंचती है टी समय में। ठीक है, और प्रारंभिक वेग उसका u है, तो जब ये u है तो इसके ही बराबर यहाँ पे ये भी u होगा, और ये पूरा भी है, अंतिम वेग वस्तु का भी है। ठीक है, ये यहाँ से लेके ई से लेके ए तक की दूरी, और ये बी सी। तो यहाँ पे अभी हम फिर इस तीसरे समीकरण को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा चली गई दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम करते हैं वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर, अभी मैंने बताया था वेग समय ग्राफ, और वेग समय ग्राफ के ढाल और समय अक्ष के बीच का संपूर्ण क्षेत्रफल ले लेंगे। उसी तरीके से सेकंड इक्वेशन किया, समलंब ए ई ओ बी का क्षेत्रफल। लेकिन इस समय गति के तृतीय समीकरण के निगमन के लिए हम क्या करेंगे, समलंब ए ई ओ बी के दो भाग निकालेंगे, सीधे सीधे समलंब का क्षेत्रफल ही निकालेंगे। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ऊंचाई। ठीक है, तो 1/2। अब इसमें देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये हमारा समलंब है, ये हमारा समलंब है। तो समलंब में समांतर भुजाएं वो होती हैं जो आगे पीछे बढ़ाने पर कभी नहीं मिलती। तो ए ई और बी ओ हमारी समांतर भुजाएं, ए ई प्लस बी ओ। ठीक है, और जो ऊंचाई है इनके बीच की दूरी है, चाहे वो हम ओ ई ले लें या बी सी ले लें, इनके बीच की लंबवत दूरी, तो इसको हम ओ ई ले लेते हैं ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2। अब हमें पता है ए से लेके ई तक की जो दूरी है वो अंतिम वेग भी है, और बी ओ जो है वो हमारा u है, और ओ ई जो है हमारा, अभी हम ओ ई की वैल्यू जो है वो t है, ओ से लेके ई तक की जो वैल्यू है वो t है। लेकिन अब हम t को क्या करेंगे, गति का प्रथम समीकरण हम ले लेते हैं v = u + at। ठीक है, या v - u = at। तो यहाँ से v - u, अगर हम a को यहाँ बट्टे में ले आते हैं तो t की वैल्यू हमारी v - u/a हो जाती है, जो हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। ठीक है, तो हमारा आ गया 1/2 v + u, और इंटू ये हमारा आ गया t की जगह हम अब यहाँ से v - u/a रख लेते हैं। ठीक है, तो हम ये चली गई दूरी निकाल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम ये 2 और a को यहाँ s के संग ले आएंगे, नीचे के 2 को भी और a को भी ले आए, तो हमारे पास यहाँ v + u एक ब्रैकेट में बचा, v - u एक ब्रैकेट में, जो कि हमारा v² - u² हो जाएगा सर्वसमीका से, क्योंकि a + b और a - b = होता है a² - b²। ये सर्वसमीका होती है, कक्षा 8 में भी आपने पढ़ी थी। तो 2as = ये हो गया, या हम ये लिख सकते हैं v² - u² = 2as, या v² = u² + 2as। ये हमारा गति का तृतीय समीकरण हो गया। इस तरीके से हम ग्राफी विधि से गति के तीनों समीकरणों का निगमन करेंगे। ठीक है, तो इसका एक बार मैं और तुम्हें समझा रही हूँ। इसमें ग्राफी विधि से गति के समीकरणों का निगमन, गति के 3 समीकरण हैं। ये हमारा ग्राफ है, वही ग्राफ है जो मैंने अभी आपको बताया था। निर्देश बिंदु O प्रारंभिक स्थिति B है, और वस्तु B से लेके A तक जाती है, और कितने समय में जाती है, t समय में जाती है। तो माना कोई वस्तु प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a से गतिमान है, माना t समय पश्चात वस्तु का वेग v हो जाता है। यदि समय को x अक्ष पर तथा वेग को y अक्ष पर निरूपित किया जाए, तब वस्तु का वेग समय ग्राफ एक झुकी हुई सरल रेखा b के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब हम गति के प्रथम समीकरण के विषय में पढ़ेंगे।
तो सबसे पहले आपको पता है t इक्वल टू 0 में जो प्रारंभिक वेग u था वह ओ बी रेखा दर्शा रही थी। ओ बी और ई सी एक ही हैं और t समय पश्चात वस्तु का अंतिम वेग v जो होता है वो ई ए से द्वारा दर्शाया गया। वेग परिवर्तन जो हुआ है कितने समय में हुआ, t समय में हुआ है। t को कौन दर्शा रहा है, बी सी दर्शा रहा है। तो हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ का ढाल, यही इंपॉर्टेंट लाइन है प्रथम समीकरण के लिए। हम जानते हैं कि वेग समय ग्राफ का ढाल त्वरण को व्यक्त करता है। तो वस्तु का त्वरण जो हो जाएगा रेखा बी ए का ढाल हो जाएगा। वैसे त्वरण का जो दूसरा समीकरण होता है वह होता है त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन बट्टे समय अंतराल या अंतिम वेग वरना प्रारंभिक वेग बट्टे समय। लेकिन हम यहाँ पर ग्राफी विधि से ए इक्वल टू रेखा बी ए का ढाल ग्राफी विधि से निकाल रहे हैं। तो ढाल बराबर होता है सी ए अपॉन बी सी। तो सी ए को हम ई ए माइनस ई सी अपॉन बी सी लिख लेंगे। ई ए भी है, भी माइनस ई सी यू है और टी, ये सब वैल्यू ऊपर बताई गई हैं। तो भी माने यू इक्वल टू ए टी, भी इक्वल टू यू प्लस ए टी। उसके बाद गति के द्वितीय समीकरण के लिए मैंने आपको बताया था, गति के द्वितीय समीकरण के लिए हम करेंगे माना t इक्वल टू 0 से t समय तक वस्तु s दूरी तय करती है। हम जानते हैं कि t समय में चली गई दूरी वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो वस्तु द्वारा चली गई जो दूरी होती है वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्रफल के बराबर होती है। तो वस्तु द्वारा चली गई दूरी बराबर हो गया समलंब ए ई ओ बी का क्षेत्रफल। अब समलंब को हम आयत और त्रिभुज में बांट लेंगे, फिर आयत का क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल से हम इसको ए सी बराबर बी सी हाफ इंटू बी सी इंटू ए सी। तो हम यहाँ पे हाफ इंटू समय को टी ले लेंगे और जो वेग में परिवर्तन यानी कि ए सी हुआ है ए सी को हम ए टी ले लेंगे। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गति का द्वितीय समीकरण हो जाएगा। उसके बाद गति का जो तृतीय समीकरण है उसके लिए हम फिर से वही लेंगे। गति का प्रथम समीकरण भी इक्वल टू यू प्लस ए टी से हम सबसे पहले टी बराबर भी माने यू अपॉन ए निकाल लेंगे। ठीक है, इसको हम पहले निकाल के रख लेंगे, अभी समझाते समय मैंने उससे बाद में आपको बताया। उसके बाद वस्तु द्वारा टी समय में चलेगी दूरी बराबर समलंब का क्षेत्रफल। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग गुणा दूरी। तो समांतर भुजाएं ओ बी प्लस ई ए हैं समलंब में और लंबवत दूरी ओ ई है। ठीक है, तो उसके बाद हम जो ओ बी इक्वल टू यू है और ई ए भी है और समय टी है, टी को हम यहाँ से भी माइनस यू अपॉन ए रख लेंगे। तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस आएगा। सर्वसमीका से हम कौन सी सर्वसमीका का यूज करेंगे, ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये टू और ए को हम टू ए एस यहाँ ले जाएंगे, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू ए एस आ जाएगा या भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इस तरीके से हम गति के तीनों समीकरणों का ग्राफी विधि से निगमन करेंगे। तो बहुत आसान विधि से मैंने आपको तीनों समीकरण कैसे हमको प्राप्त होते हैं ग्राफ द्वारा यह बताया है। ठीक है, तो इसको आपको बार बार देखना है, समझना है